नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीजीटी और टीजीटी की अच्छी खासी भर्ती आई हुई है और पीजीटी हिस्ट्री का यह पहला मॉक टेस्ट आप लोग के सामने लाया जा रहा है। यह जो पहला मॉक टेस्ट है यह पीजीटी हिस्ट्री का है। तो जिन लोग का भी सब्जेक्ट पीजीटी हिस्ट्री है या फिर टीजीटी सोशल साइंस है और उसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उन दोनों लोगों के लिए यह जो मॉक टेस्ट है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और यह मॉक टेस्ट अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। सभी मॉक टेस्ट जो हैं वह सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आप लोग देख सकते हैं यूपी पीजीटी हिस्ट्री एंड एसएसटी टीजीटी। तो उन सभी के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही उपयोगी रहेगा और यह मॉक टेस्ट लगातार चलता रहेगा। एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग पीजीटी हिस्ट्री का पूरा मटेरियल चाहते हैं, पीजीटी हिस्ट्री का पूरा मटेरियल चाहते हैं, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे केबीएस पीजीटी हो, चाहे एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी शो कर रहा है। पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ, हर सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, सब मटेरियल मिलेगा। तो आप लोग जिन लोग को भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा जो मटेरियल मिलेगा, पूरा मटेरियल संपूर्ण होगा, सारगर्भित होगा और पूरा का पूरा मटेरियल हैंड रिटेन भी होगा, कंप्यूटराइज नोट्स भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगा। तो आप लोग जो भी लोग मटेरियल लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है यह पीजीटी हिस्ट्री का है, साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस का भी इसमें उपयोगी रहेगा। जिन लोग का भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है उन लोग के लिए भी यह उपयोगी रहेगा। तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर देखिएगा, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है और अगर यह जो भी प्रश्न है, अगर इसमें 90% से ज़्यादा प्रश्न अगर आप सही कर ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही बेजोड़ है, कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। तो विचार करना है तो देखिए, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाए जाने की शुरुआत हुई थी और दूसरा जो है, इन फसलों के उपजाने का जो क्षेत्र है हिमालय व विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए, पहला जो है मनुष्य, गेहूं और जौ के संदर्भ में यह विचार करना है तो मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाए जाने की शुरुआत हुई थी, यह तो सही है, पहला सही है। लेकिन दूसरा देखिए, इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र है हिमालय व विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ये गलत है। देखिए, गेहूं और जौ जो उपजाया गया था वह सुलेमान और किरथर पहाड़ी में उपजाया गया था। तो इसमें केवल एक सही है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का जो कार्य हुआ था वो सुलेमान व किरथर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, न कि विंध्य क्षेत्र में। अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ पड़ता है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह संत कबीर नगर के लुहरादेव से मिला हुआ है 8000 वर्ष पूर्व। संत कबीर नगर के लुहरादेव में 8000 वर्ष पूर्व चावल उपजाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि गेहूं और जौ जो उपजाया गया था वो मेहरगढ़ में उपजाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा और इसको बताइएगा। और एक बात बता दूं, प्रश्न भले ही आपको कठिन लग रहा है, लेकिन यह जान लीजिए अगर इस सभी प्रश्नों को फॉलो करते हैं आप तो परीक्षा में अच्छा खासा अंक आप अर्जित करेंगे। यह जो भी प्रश्न मैं दे रहा हूं वह है सभी एनसीईआरटी बेस है। ऐसी टेस्ट सीरीज पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं मिलेगी अगर आपका सब्जेक्ट पीजीटी हिस्ट्री है या फिर टीजीटी एसएसटी है। टीजीटी एसएसटी में अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो देखिए, विचार करना है तो यह पहला तो सही है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। और देखिए दूसरा, देखिए गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखिए, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास जरूर हुआ था, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो यह जो दूसरा है वह गलत है, पहला जो है वह सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल एक। अगर आप प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है तो प्रश्न उसको पॉज करके आप उत्तर भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कथन एक सही है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व उसकी सहायक नदी किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी। सिंधु नदी किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी 4700 वर्ष पूर्व हुई थी और गंगा नदी किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। प्रश्न 3 देखिएगा, बताइए गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था?
अवंती, वज्जी, काशी और मगध, तो उसे मगध कहा जाता था। गंगा व सोन नदी के संगम में स्थित जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मगध, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिए, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। तब मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया हुआ था। जिन लोगों को भी यूपी पीजीटी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जिन लोगों को भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भी मटेरियल है अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा मटेरियल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा। और ये जो भी कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज का PDF भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रश्न 4 देखिएगा, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है भारत देश के नाम के संदर्भ में। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, यह तो सही है। दूसरा देखिएगा, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, तो यह भी सही है। तो देखिए 1 और 2 दोनों बातें सही हैं, दोनों कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम से में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग भारत के लिए होने लगा। प्रश्न 5 देखिएगा, देखिए जो भी प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। अगर आप इसमें से 90% प्रश्न आप सही कर ले रहे हैं तो आप मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ है। प्रश्न 5 देखिएगा, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप यह मत समझिए कि टीजीटी या पीजीटी में मैं आपसे अब ऐसे प्रश्न में बताऊंगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे टीजीटी पीजीटी में। तो अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर रखिए ताकि आप अच्छे से अच्छा अंक अर्जित करिए। प्रश्न 5 देखिएगा, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है पांडुलिपियों के संदर्भ में। देखिए, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, तो यह सही है बिल्कुल। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, यह भी सही है। ताड़ के पत्तों पर भी लिखी जाती थी और भुज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर भी लिखी जाती थी। तो ABC तीनों सही है। डी देखिएगा, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी रहती थी, तो ये लग रहा है आपको सही है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी, ऐसा नहीं है। यह राजमहल में भी प्राप्त हुई हैं, जैन मठों में भी प्राप्त हुई हैं, हर जगह विद्यालयों में प्राप्त हुई हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल मंदिरों और बिहारों में मिलती थी पांडुलिपियां। और ये लिख रहा है कि जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी रहती थी, ऐसी बात भी नहीं है। केवल संस्कृत में नहीं होती थी, पाली और प्राकृत आदि या अन्य भाषाओं में भी होती थी पांडुलिपियां। तो यह विकल्प डी है, यह गलत है, बाकी सब सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल विकल्प डी जो है वह सही नहीं है। प्रश्न डी देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। ABC सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही यह पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिससे संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। ये सारे PDF आप लोग को मिल जाएंगे और PDF आपको तब तक मिलते रहेंगे जब तक आपका परीक्षा खत्म नहीं हो जाता। लगातार टेस्ट सीरीज मिलेगा, लगातार मॉक टेस्ट होगा और लगातार इसका PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे हैंड रिटन नोट, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स के PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, चाहे TGT हो चाहे PGT हो, तो जिन लोग को भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। यह जो भी मटेरियल है यह चार्जेबल भी है। प्रश्न 6 देखिएगा, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए कौन सा कथन सही है, यही बताना है। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। जो पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे तुरंत बोर हो जाएंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले होंगे, जिनको सफलता पानी है, वो लगातार वीडियो लगातार देखते रहेंगे। और प्रश्नों की क्वालिटी देखिए, प्रश्नों की गुणवत्ता देखिए। यह सभी NCERT बेस्ड प्रश्न है, यह बात मैं बता दूं। कोई NCERT बेस्ड आपको प्रश्न नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर इतना बेहतरीन।
अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। तो यह बात बिल्कुल गलत है। अभिलेख कहलाने के लिए ऐसा नहीं है, जो लेख पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे उसे शिलालेख बोलते हैं। और अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख मतलब पत्थर पे हो या तांबा पे हो या सोना पे हो या चांदी पे हो चाहे लोहा पे हो, कहीं भी कोई लेख उत्कीर्ण किया गया हो उसे अभिलेख कहेंगे। तो यह तो बात गलत है, यह बात गलत है। दूसरा देखिएगा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो यह तो सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो जो है वह सही है, विकल्प बी। अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री परीक्षा होने तक लगातार प्रोवाइड कर सकें। और परीक्षा होने तक लगातार अगर आप हमें फॉलो करते हैं फिर देखिएगा आपके अंदर कितना ऊर्जा आएगा आपको। ऐसे लेख जो केवल पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। अतः कथन 1 जो है गलत है। दूसरा देखिएगा, कथन 2 सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश व कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। तो यह तो सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था? अशोक के जो कंधार से प्राप्त अभिलेख थे वह किस लिपि में लिखे गए थे? तो देखिए 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो अशोक के जो कंधार से प्राप्त अभिलेख थे वह यूनानी और आर्माइक लिपि में लिखे गए थे, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आर्माइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया था। केवल अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह कंधार से जो प्राप्त हुए हैं अभिलेख वही है ग्रीक और आर्माइक में। और जो मतलब आज इस समय जो पाकिस्तान बना हुआ वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं खरोष्टी लिपि में हैं और शेष भारत में अन्य जगह ब्राह्मी लिपि में हैं। लेकिन कंधार से प्राप्त जो अभिलेख हैं वह यूनानी और आर्माइक लिपि में है। यह प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। प्रश्न 8 देखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो यह तो आप लोग जानते हैं, पहला तो सही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो भी तिथियां होती हैं ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, यह भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए विकल्प ए जो होगा वह सही होगा, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लीजिए। विकल्प ए सही है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग होता है बिफोर प्रेजेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से यह टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई और यह जो टेस्ट सीरीज है यह यूपी पीजीटी हिस्ट्री और यूपी टीजीटी एसएसटी के लिए है और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए उपयोगी है, चाहे केबीएस हो, चाहे एनबीएस हो, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी, पीजीटी कोई परीक्षा हो, अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। लेकिन अन्य परीक्षाओं के में जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी इन सब के लिए भी उपयोगी साबित होगा क्योंकि यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा और अगर मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।